प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में पास हुआ, जिसके अनुसार हिंदू अपने छीने गए मंदिरों पर दावा नहीं कर सकते, उन्हें वापस नहीं ले सकते। उसी देश में, उसी संसद ने, उसी सरकार ने 1995 में वक्फ एक्ट पास किया, जिसके अनुसार मुसलमान किसी भी जमीन को मस्जिद, दरगाह या कब्रिस्तान, कोई नहीं, किसी भी जमीन को अपना घोषित कर सकते हैं। इसके बाद अपील भी उन्हीं को करनी होगी, निर्णय भी वही देंगे। जब ये पास हुआ था वक्फ एक्ट, उस समय देश में 80% हिंदू थे, संसद में 95% सांसद हिंदू थे। कानून मंत्रालय जो नए एक्ट तैयार करता था उसमें 95% हिंदू थे। फिर भी ये दोनों कानून पास हुए। अगर आप किसी महान सभ्यता को फॉसिल में बदलते हुए देखना चाहते हैं तो आप भारत आइए। यहां आपको एक कंट्री साइज मॉर्ग यानी शवगृह दिखाई देगा, जिसमें एक चमत्कार और मिलेगा, ये जो मुर्दा शव है ये चलते हुए मिलेंगे, क्योंकि किसी भी जीवित समाज में तो ये दोनों कानून पास हो ही नहीं सकते थे, पर खैर पास हो गए। अब जो भारत में सरकार है, मोदी सरकार, वो इन्हीं में से एक कानून जो वक्फ एक्ट 1995 है उसमें कुछ बदलाव ला रही है। पर आज भी जैसे मैं लोगों को देखता हूं तो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि वक्फ एक्ट क्या है। वक्फ एक्ट छोड़ो, वक्फ क्या है यही नहीं पता हिंदुओं को, तो उसमें प्रोविजंस क्या क्या हैं ये तो बहुत दूर की बात हो गई। दूसरी तरफ भाईजान है, वो वक्फ एक्ट में जो ये अमेंडमेंट्स हो रहे हैं उसके खिलाफ काली पट्टी बांध के अभी से घूम रहा है। तो पहले मैंने सोचा कि आप लोगों को थोड़ा बहुत वक्फ के बारे में बताऊं, उसके बाद ये जो एक्ट आ रहा है उसमें क्या अमेंडमेंट्स हैं उसके बारे में बताऊंगा। ताजमहल, बेट द्वारका, चार मीनार, अंबानी जी का घर जो है इंटीलिया, दिल्ली का 77% हिस्सा, हैदराबाद का 42% हिस्सा, इंटरनेशनल स्कूल ऑफ बिजनेस, विप्रो का हैदराबाद वाला ऑफिस, दिल्ली एयरपोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, ये जो सेंट्रल विस्टा मोदी जी बनवा रहे हैं जहां सारे सरकारी ऑफिसेज होंगे केंद्र सरकार के, दिल्ली में ही जो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है, जो सीजीओ कॉम्प्लेक्स है, जो डीपीएस स्कूल है मथुरा रोड पे, ईटीसी, इन सभी चीजों में क्या कॉमन है? तो जी एक चीज कॉमन है कि ये सब की सब जो है वक्फ बोर्ड की जमीन पे बने हुए हैं, ऐसा वक्फ बोर्ड का कहना है। देखा जाए तो इस दुनिया में 3 ही चीजें जो हैं वो निश्चित हैं, मृत्यु, टैक्सेस और जाने या अनजाने में कभी ना कभी आप वक्फ की जमीन पर चल चुके हैं। जी, भारत में डिफेंस और रेलवेज के बाद यदि सबसे ज्यादा संपत्ति किसी के पास है तो वो है वक्फ बोर्ड। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा कहना है आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का सन 2008 में। और अब तो मुझे डाउट है कि ये वक्फ वाले 3rd से 2nd पोजीशन पे भी आ गए होंगे, क्योंकि जब ये बताया गया था कि 3rd नंबर पर है तब से अब तक में 17 साल बीत चुके हैं। टोटल देश भर में 3,54,913 स्टेट्स एंड 8,66,035 प्रॉपर्टीज जो है वो वक्फ के पास है। अगर आप वक्फ वालों की वेबसाइट पे जाएंगे तो वहां आपको उनका मोटो लिखा हुआ दिखेगा, वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ, मतलब एक बार वक्फ का हो गया तो जीवन भर वक्फ का ही रहेगा। और ये केवल नारा ही नहीं है, आप लोग ये तो जानते होंगे ना कि भाई जो हमारे देश में माननीय उच्च न्यायालय है उसका हर जजमेंट अपने आप में एक कानून बन जाता है। तो जी ये केस था, केस नंबर 4372 SCR 398। 1998 में माननीय सुप्रीम कोर्ट जी ने, मतलब उनके एक जज साहब ने डिट्टो यही नारा जो वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ वाला है अपने फैसले में लिख के दिया था। जज साहब का नाम था जस्टिस आनंद। अब आप सब लोग सोच रहे होंगे कि भाई ये वक्फ बवासीर है क्या, जब से मैंने इतनी बार वक्फ बोल दिया। तो जी वक्फ का जो कॉन्सेप्ट है वो भाईजान ऐसा बताते हैं कि कोई भी मुस्लिम जब अपनी मूवेबल या इमूवेबल संपत्ति को इस्लामिक लॉ जिनको पायस मानता है, यानी पवित्र मानता है, ऐसे कार्यों के लिए अपनी इच्छा से परमानेंटली डेडिकेट कर देता है तो वो वक्फ कहलाती है। और ऐसा करने वाले डोनर को वाकिफ कहा जाता है। ठीक, मतलब जैसे मान के चलो कि मेरी जमीन है, मैंने चैरिटी के लिए दान कर दी, मतलब अपने गॉड को, तो वो वक्फ कहला गई मुस्लिम लॉ के हिसाब से। अब आप सोचेंगे कि यार डोनेशन तो चैरिटी के लिए दुनिया भर में होती है, तो ये आम चैरिटी से क्या अलग है वक्फ वाली? तो जी इसमें जो वाकिफ वक्फ करता है यानी डेडिकेट करता है वो किसको करता है? अल्लाह जी को करता है। इसलिए ये जो चैरिटी है इनकी, ये जो वक्फ है, ये नॉर्मल चैरिटी से अलग है। अगर मैं आपको बहुत सिंपल शब्दों में समझाऊं कि भाई ये वक्फ क्या है, तो आप इसको ऐसा समझिए कि जब कोई मुसलमान अपनी जमीन अल्लाह को डोनेट कर देता है कि अब मेरी जमीन का यूज इस्लाम के लिए होगा, इसी को वक्फ प्रॉपर्टी कहा जाता है। अब आप कहेंगे ठीक तो है, इसमें क्या समस्या है, उसकी जमीन उसकी मर्जी, जो चाहे वो करे, भाई सानू की फर्क पैंदा सी। बात तो आपकी ठीक है, पर भाईजान केवल अपनी जमीन ही नहीं डोनेट कर रहा, उसका मूड हुआ तो वो आपकी भी जमीन डोनेट कर देगा और आप कुछ नहीं कर पाओगे लीगली, फिर नहीं कह पाओगे आपकी सानू की फर्क पैंदा सी। जी
मजाक नहीं कर रहा हूं। वक्फ एक्ट 1995 जो पास किया गया था इस देश में कांग्रेस की सरकार ने, उसमें ये प्रोविजंस हैं। आओ मैं आपको पहले वक्फ एक्ट 1995 के कुछ प्रोविजंस का ट्रेलर दिखाऊं। वक्फ एक्ट 1995 का सेक्शन 3R, इसके अनुसार केवल मुस्लिम ही डोनेट कर सकता है को चेंज कर दिया गया है। वक्फ मीन्स द परमानेंट डेडिकेशन बाय एनी पर्सन, गौर फरमाइएगा हजरात, एनी पर्सन नॉट ओनली मुस्लिम्स, ऑफ एनी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर एनी पर्पस रिकॉग्नाइज्ड बाय द मुस्लिम लॉ एज पायस, रिलीजियस और चैरिटेबल एंड इंक्लूड्स। ठीक, मतलब पहले तो ये था कि भाई केवल मुस्लिम ही डोनेट कर सकता था। 1995 में इसको अमेंड करके इन सबों ने क्या कर दिया कि भैया नॉन मुस्लिम भी कर सकता है। अब आइए आगे, वक्फ करने के लिए हिंदू हो या मुस्लिम, भाई जमीन तो उनकी होनी चाहिए ना भाई। आप डोनेट तो वही करोगे जो आपका है। और जब आप डोनेट करोगे तो एक डीड बनेगी। जैसे आप लोग अगर जमीन खरीदते हैं या बेचते हैं तो एक कागजी कार्रवाई करते हो ना, यह ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब मैंने वक्फ कर दिया तो उसके लिए कोई लिखित में देने की जरूरत नहीं है जी। सेक्शन 3R का क्लॉज I पढ़िए। अ वक्फ बाय यूजर बट सच वक्फ शैल नॉट सीज टू बी अ वक्फ बाय रीजन ओनली ऑफ द यूजर हैविंग सीज्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ द पीरियड ऑफ सच सेसिंग। इसमें जो ये वक्फ बाय यूजर है ये क्या है? तो जी अगर वक्फ बोर्ड जो है वो कोई वक्फ डीड नहीं दे पा रहा है, भाई जैसे बोला गया कि ये जमीन वक्फ की है, तो भाई पूछा जाएगा कि आप दिखा दो लिखित में कि भाई कब दी गई थी। अगर उनके पास वो लिखित में नहीं है, पर अगर वक्फ बोर्ड का कब्जा है यानी उस जमीन को वो अपने हिसाब से यूज कर रहे हैं, तो वो भी वक्फ प्रॉपर्टी मानी जाएगी, क्योंकि वक्फ बाय यूजर का क्लॉज है 1995 में कि अगर वो यूज भी कर रहे हैं तो भी वक्फ की मान जाएगी। जैसे अगर आपको याद हो, कर्नाटक में गणेश चतुर्थी नहीं मनाने दी थी एक पार्क में। भाईजान का कहना था कि ये वक्फ की जमीन है, कोई रिटर्न प्रूफ नहीं था उसके पास, तो भाईजान ने कहा कि हम इसे नमाज के लिए सालों से यूज कर रहे हैं, यानी वक्फ बाय यूजर है। तो ये पार्क जो है वो वक्फ का हुआ और वहां पे गणेश चतुर्थी नहीं हुई। भारत में एक लॉ है, मतलब खैर भारत तो लॉज का ही देश है, कानूनों का ही। तो लॉ ऑफ एडवर्स पोजेशन, ये बेसिकली कब्जे को लेके कानून है। इसमें एक कानून होता है लिमिटेशन एक्ट 1963। यह कहता है कि अगर किसी संपत्ति पे आप 12 साल से अधिक समय से रह रहे हो, यानी 12 साल से वो आपके पोजेशन में है, तो वो आपकी होगी। फिर कोई 12 साल एक दिन बाद आके ये नहीं कह सकता कि भैया मैं इसका मालिक हूं। कोर्ट पूछता है कि 12 साल कहां झक मरा रहे थे। ऐसे ही यदि आप किसी सरकारी जमीन पे कब्जा है, मतलब ये मत, अब कोई सा ये मत कह देना कि मैं सरकारी जमीन पे कब्जा करने की टेक्निक सिखा रहा हूं। आप ऐसा मानिए कि यदि किसी सरकारी जमीन पे कब्जा है, यानी आप उस पे रह रहे हैं या आपने कुछ मतलब कुछ भी कर रखा है, सरकारी जमीन पे आप हैं, पोजेशन आपके पास है और ये 30 साल से आपके पास है, ठीक। तो जैसे ही 30 साल एक दिन हो जाएगा ना, तो भारत सरकार भी अपनी वो जमीन आपसे नहीं ले सकती, क्योंकि जो लिमिटेशन एक्ट 1963 है उसमें प्राइवेट प्रॉपर्टी के लिए तो 12 साल है, सरकारी वाले के लिए 30 साल है। भाई 30 साल से यदि किसी जमीन पे आपका पोजेशन है तो फिर वो आपकी हुई। पर जो ये वक्फ एक्ट 1995 है उसमें ये लिमिटेशन एक्ट 1963 लागू नहीं होता जी। वक्फ एक्ट का सेक्शन 107 पढ़िए। और ये जो भाईजान है, इसी सेक्शन के कारण जो ये सेक्शन 107 है, ये भाईजान जिसका पूरा दीन ही 1400 साल पुराना है, वो इतनी हिम्मत कर जाता है कि 1500 साल पुराने तमिलनाडु में बने एक मंदिर को वक्फ डिक्लेयर कर देता है। आगे देखिए, वक्फ की संपत्ति का हर 10 साल में सर्वे होता है। जो सर्वे कमिश्नर होगा वो वक्फ बोर्ड का ही बंदा होगा और वो भाईजान ही होगा मेरे ख्याल से। ये तो एक अनसेड आप समझ ही रहे होंगे, मतलब या मैं ओवर्टली बताऊं कि वो जो सर्वे कमिश्नर होगा वो भी मुस्लिम होगा और उसके पास सिविल कोर्ट जैसी अथॉरिटी और पावर्स होंगी। और अगर मानो वक्फ से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट हो गया, सर्वे कमिश्नर ने आपका घर जो है, जैसे आप जिस घर में रहते हैं, सपोज सर्वे कमिश्नर ने उसका सर्वे किया, बोल दिया कि भाई ये वक्फ की संपत्ति है, तो आप क्या कर सकते हैं? आप झुनझुना हिला सकते हैं जी। आप खूब ज्यादा भी कर लेंगे तो आपके पास एक ही रेमेडी है इसके खिलाफ कि आप अपनी फरियाद लेके वक्फ ट्रिब्यूनल में जाएंगे। उस वक्फ ट्रिब्यूनल में जितने भी लोग होंगे वो सब के सब एक ही रिलीजन ऑफ पीस के होंगे और वो आपकी फरियाद पे जो फैसला देंगे आपको वो मानना पड़ेगा। सेक्शन 6 में जरा इसे ध्यान से पढ़िए। एनी पर्सन एग्रीव्ड में इंस्टीट्यूट अ सूट इन अ ट्रिब्यूनल फॉर द डिसीजन ऑफ द क्वेश्चन एंड द डिसीजन ऑफ द ट्रिब्यूनल इन रिस्पेक्ट ऑफ सच मैटर शैल बी फाइनल, प्रोवाइडेड दैट नो सच सूट शैल बी एंटरटेन्ड बाय द ट्रिब्यूनल आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ द पब्लिकेशन ऑफ द लिस्ट ऑफ 4। ये एक्सपायरी ऑफ 1 year क्या है?
तो जी जो सर्वे कमिश्नर है वो जैसे हर 10 साल में सर्वे कराते हैं वक्फ वाले कि भाई हमारी क्या क्या संपत्ति है, तो वो सर्वे करेगा। सर्वे करने के बाद प्रॉपर्टीज की वक्फ की जो है उसकी एक लिस्ट बनाएगा। वो लिस्ट बना के अपना घर चले जाएगा। अगर आपका घर भी उस लिस्ट में आ रहा है तो ऐसा मत सोचना है कि भाई वक्फ वाले आके आपकी बेल बजाएंगे कि भैया आपका जो घर है वो वक्फ की जमीन पे। ऐसा नहीं है। कोई नोटिस, कोई सूचना नहीं दी जाएगी वक्फ बोर्ड द्वारा। और अगर आपका घर जिस लिस्ट में आ रहा है वो लिस्ट बने हुए 1 साल हो गया तो जी भैया बात तो बहुत पुरानी हो गई। अब आप अपनी फरियाद लेके ट्रिब्यूनल में भी नहीं जा सकते, कोर्ट में तो वैसे ही नहीं जा सकते। जैसे अगर आपकी जानकारी में हो तो जो लैंड एक्विजिशन होता है जब सरकार करती है तो पहले प्रिलिमिनरी नोटिफिकेशन देती है, फिर कुछ समय बाद फाइनल आता था। वक्फ एक्ट में ऐसा कुछ है ही नहीं। तो भैया कुछ नहीं तो कम से कम साल में एक बार जाके चेक कर लिया करो कि आपकी जमीन आप ही की है या कहीं वो अल्लाह जी को दान दे दी गई है। और ये जो वक्फ सर्वे कमिश्नर जी हैं जो ये सर्वे करेंगे, जो लिस्ट बनाएंगे, जो ये कागज लगेगा, स्याही लगेगी, मतलब इसमें जो सारी कॉस्टिंग आएगी वो कौन देगा? तो जी इस सब का खर्चा वक्फ नहीं देगा, स्टेट देगा। यानी इनडायरेक्टली हम है ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया विलिंग टू पे द टैक्सेस एज मच एज यू वांट। अच्छा, 1995 वाले जो वक्फ एक्ट था उसके दायरे में हिंदू नहीं आते थे। कांग्रेस ने जाते जाते 2013 में वक्फ एक्ट 1995 में अमेंडमेंट करके हिंदुओं की भी जमीन कब्जा करने को लीगल कर दिया। और खूबसूरती देखिए जनाब हमारे देश की गंगा जमुनी तहजीब की कि जो सबसे पहला वक्फ एक्ट था 1923 में जो बना था वो मात्र 6 पन्ने का था। उसका बेसिक पर्पस था सिया सुन्नी के बीच कोई भसड़ हो गई, कोई जमीन को लेकर विवाद हो गया, उसे सुलटाओ। तो धीरे धीरे सिया सुन्नी के बीच प्रॉपर्टी डिस्प्यूट को सुलटाने से शुरू हुआ वक्फ की जो यात्रा है आज हिंदुओं की प्रॉपर्टी कब्जा करने तक पहुंच चुकी है। और यही यात्रा जो है वास्तव में भारत के सेकुलरिज्म की यात्रा है। वक्फ एक्ट 1995 का सेक्शन 40 बहुत स्पष्ट शब्दों में वक्फ को यह पावर देता है कि केवल और केवल वक्फ ही ये डिसाइड करेगा कि आपकी जमीन आपकी है या वक्फ की है। मतलब फीलिंग्स आर फैक्ट जो ये कई वामपंथी मानते थे, मतलब उसका इससे बेटर कोई एक्सप्लेनेशन हो नहीं सकता। जैसे 2005 में उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड वालों को लगा कि यार ताजमहल तो वक्फ की संपत्ति है। अब उसके लिए कोई शाहजहां ने कागज लिखित में दिया था कि वक्फ किया हो, ओह लग गया ना, इतना ही पर्याप्त है। अब बेचारे एएसआई वाले सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ रहे हैं कि नहीं जी साहब ये तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास है। इसी एक्ट का सेक्शन आप 54 पढ़िए। ये वक्फ बोर्ड को अधिकार देता है कि वक्फ बोर्ड आपको आपकी जमीन पे एनक्रोचर डिक्लेयर कर सकता है। और यही नहीं, वो आपको एनक्रोचर डिक्लेयर करने के बाद आपको एविक्शन का नोटिस देगा जिसको आपको 45 दिन में खाली करना पड़ेगा। और अगर आप नहीं करते हैं तो वक्फ के पास पावर्स हैं कि जो उनका चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है आपको पकड़ के बाहर फिकवा सकता है और पोजेशन ले सकता है। ये जो वक्फ ट्रिब्यूनल है इसमें क्या कोई नॉन मुस्लिम्स भी हो सकता है? मतलब ओम्फो यार, कैसी बात करते हो आप लोग। नॉन मुस्लिम्स की जमीन ले तो ली वक्फ ने, अब नॉन मुस्लिम्स को भी ले। मतलब यार इतना इंटॉलरेंस, मतलब भाईजान, मतलब केवल सिर्फ उनकी जमीन लेके काम नहीं चल सकता कि हिंदुओं को भी बोर्ड में ले। भाई आप लोग भी कमाल करते हो। सेक्शन 83 पढ़ो, यह कहता है कि ट्रिब्यूनल में केवल और केवल भाईजान होंगे। इसी एक्ट का सेक्शन 85 कहता है कि वक्फ से रिलेटेड मामले सिविल कोर्ट में नहीं सुने जाएंगे। ऑल मुस्लिम मेंबर्स वाले ट्रिब्यूनल में ही सुनवाई होगी कि राम प्रसाद का घर वक्फ की संपत्ति है या राम प्रसाद की। जी, जैसे बनारस में जो ज्ञानवापी का केस चल रहा है उसमें जो मस्जिद कमेटी है उसने यही सेक्शन 85 वाला आर्गुमेंट दिया था कोर्ट में कि माय लॉर्ड ये तो ज्ञानवापी जो है वक्फ की संपत्ति है, इसका केस तो सिविल कोर्ट में चल ही नहीं सकता, ये तो वक्फ ट्रिब्यूनल में चलेगा। आप समझ रहे, मतलब ये इस देश की संसद ने पास किया है जहां 95% सांसद और आईएएस अधिकारी सब हिंदू थे, कोई सा चू नहीं बोला। अच्छा, मैंने आपको जैसे सर्वे वाला बताया था ना कि भाई वक्फ वाले आपको कोई सूचना भी नहीं देंगे अगर आपकी संपत्ति को भी अपनी लिस्ट में चढ़ा रहे हैं। पर यदि वक्फ बोर्ड के खिलाफ अगर आप कोई सूट फाइल करना चाहते हैं तो आपको 2 महीने पहले वक्फ को सूचित करना पड़ेगा कि जी वक्फ जी मैं आपके खिलाफ एक सूट फाइल करने जा रहा हूं। और ये जैसे उनका क्या था कि वक्फ बाय यूजर या फील कर लिया, आपको रिटर्न में देना पड़ेगा। जैसे मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि वाला जो मामला है उसमें ईदगाह मस्जिद और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के खिलाफ केस फाइल करने से 2 महीने पहले हिंदुओं को उन्हें नोटिस देना पड़ा वक्फ बोर्ड वालों को कि जी हम ऐसा करने जा रहे हैं।
अच्छा, आपको याद है ना, सन 47 में भारत का बंटवारा हुआ था। उस बंटवारे के बाद बहुत बड़ा माइग्रेशन हुआ था, लाखों की संख्या में लोग इधर से उधर गए थे। तो जो हिंदू पाकिस्तान से अपना सब कुछ लुटा के यहां आए, उनकी जो संपत्ति थी, जमीन थी, जो घर बार था, कोठियां थी, हवेलियां थी, वो यहां से माइग्रेट करके जाने वाले भाईजानों को पाकिस्तान में दे दी गई। भारत में भी आए शरणार्थी हिंदुओं को यहां की सरकार से कुछ ऐसी ही उम्मीद थी कि भाई जो मुसलमान यहां से अपना छोड़ के गए हैं उनकी जमीन हमको मिल जाएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। इस जमीन का क्या किया जाए, उसके लिए भाई मतलब उस जमीन के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक एक्ट बना, इवैक्यू प्रॉपर्टी एक्ट, ईपीए, कि भाई जब तक तय नहीं हो जाता कि इस जमीन का क्या करना है जो मुसलमान छोड़ के गए हैं, तब तक इसकी कस्टोडियन जो है वो केंद्र सरकार रहेगी। कांग्रेस सरकार ने वक्फ एक्ट के सेक्शन 108 में संशोधन करके 66H घुसा दिया और कांग्रेसियों ने वो सारी जमीन वक्फ को दे दी। और अब वक्फ बोर्ड उसी जमीन से मस्त मोटा किराया खा रहा है, और आज भी कई बंटवारे के विक्टिम हिंदू परिवार किराए पे रह रहे हैं। अच्छा, जब आप पूरा वक्फ एक्ट 1995 को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा यार मतलब क्या चूतियापा कर रहे हैं ये लोग, मतलब देश चल रहा है या क्या चल रहा है, कुछ भी लिख दे रहे हैं जो इनके मन में आ रहा है, और उसको मतलब यू आर बाउंड टू मतलब ओबे दैट। इस एक्ट को पढ़ने के बाद जैसे वो ड्रैकोनियन शब्द होता है ना, आपको लगेगा ये तो बच्चा है, मतलब पानी भर रहा है ये तो वक्फ एक्ट के सामने। ड्रैकोनियन तो असली वो होता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी वाले हैं उनको ड्रैकोनियन का सुपरलेटिव डिग्री जैसे होता है ना, वो वक्फ लिखना चाहिए वहां पे। पर अब हम कुछ भी कहें, ये जो ड्रैकोनियन है या उसका सुपरलेटिव वक्फ है, ये हम 125 करोड़ भारतीयों पे थोप दिया गया है। और अगर भाई हमारे देश में अभी आज की डेट में अगर सबसे ज्यादा कुछ बचाने की बात हो रही है तो संविधान बचाने की बात हो रही है। उसी संविधान के हिसाब से जो ये वक्फ अमेंडमेंट एक्ट था जो 1995 का, इसके कई सेक्शंस संविधान के आर्टिकल 14, 15, 21, 25, 29, 30 ये तो फंडामेंटल राइट्स में हो गए, और 301 का वायलेशन करते हैं, खुला उल्लंघन करते हैं। और यार संविधान भी छोड़ो, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का भी वायलेशन करते हैं। पर खूबसूरती देखिए हमारे मुल्क की, सारे तथाकथित संविधान रक्षक जितने भी हैं इस समय, वो सब इस संविधान विरोधी एक्ट के समर्थन में, कहीं कोई सा रैली कर रहा है, कोई कहीं से इफ्तार कर रहा है, कोई सा मीटिंग कर रहा है। मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा है इन सबों ने इस एक्ट को बचाने के लिए जिम विम ना जाना शुरू कर दिया हो कि भाई तगड़े वगड़े हो जाएं तभी तो बचा पाएंगे। मतलब ऐसा हो सकता है भाई, मुझे इसमें कोई डाउट है नहीं। मोदी सरकार बनने के बाद ही भाजपा के एक नेता सुप्रीम कोर्ट गए थे वक्फ एक्ट को चुनौती देने। मियां लॉर्ड्स ने पेटिशन को एंटरटेन करने से ही मना कर दिया। उन 2 जजों में से एक तो चीफ जस्टिस के पद से रिटायर हुए हैं और एक अभी भी सुप्रीम कोर्ट में जज हैं। और अगर आप सबको याद हो, जिसको आज हम लोग मौलाना मोदी कह रहे हैं, जब वो सरकार बनी थी तभी मोदी जी ने कॉलेजियम के बिल में हाथ डालने की कोशिश की थी और एनजेएसी लेके आए थे, पर इसी होलियर देन दाउ जुडिशरी ने उसे नल एंड वॉइड घोषित कर दिया था। तब हम लोग क्यों नहीं सड़कों पे उतरे? अच्छा, केवल आप ये ना समझें कि जो कांग्रेसियों के पापों में है वो केवल ये जो वक्फ एक्ट 1995 है। एक चिट्ठी है, ये जो 52 साल का बच्चा सर्दी के मौसम में हवाबाजी करते हुए जो हाफ टी शर्ट में घूम रहा था, उसकी दादी ने लिखी थी जब उन्होंने संविधान की हत्या की थी, मतलब इमरजेंसी लगाई थी। वो चिट्ठी सभी राज्य सरकारों को भेजी गई थी। उसमें वो लिखती हैं कि अगर कोई भी वक्फ प्रॉपर्टी स्टेट गवर्नमेंट की एडवर्स पोजेशन में है तो वक्फ वाले उन कंसर्न डिपार्टमेंट्स के अगेंस्ट लीगल प्रोसीडिंग्स शुरू कर सकते हैं। तो या तो राज्य सरकारें उन प्रॉपर्टीज को लौटा दें, और अगर वो प्रॉपर्टी लौटानी संभव ना हो वक्फ को, तो उस प्रॉपर्टी का जो मार्केट रेट चल रहा है पहले तो उतना वक्फ बोर्ड को प्रीमियम दो, उसके बाद उनके साथ लीज साइन करो जिसमें सरकार हर महीने किराया देगी वक्फ को उस प्रॉपर्टी का। और आगे लिखती है कि वक्फ वालों ने जो चिट्ठी भेजी है उसमें लिस्ट है कि हर राज्य में जी हमारी कौन सी प्रॉपर्टी सरकार के कब्जे में है। एक्ट ऑन दोज एज सजेस्टेड अबव। अच्छा, जब मैं ये वक्फ एक्ट पढ़ रहा था तो मुझे मतलब पता नहीं अनायास ही याद आया कि भाई वक्फ वालों ने कांग्रेस को बस इशारा किया झुकने का, और ये कांग्रेस वाले चटाई और सरसों का तेल लेके लेट गए कि आओ वक्फ बोर्ड जी आपकी मालिश कर दें, थक गए होंगे आप हिंदू प्रॉपर्टीज पे कब्जा करते करते। जी, कांग्रेस सरकार जाते जाते मार्च 2014 में 123 प्राइम लैंड पे वक्फ बोर्ड के 123 प्राइम कब्जों को लीगल कर गई थी जो दिल्ली में है।
और साथ ही जो वक्फ प्रॉपर्टीज एविक्शन ऑफ अनऑथोराइज्ड ऑक्युपेंट्स बिल 2014 में पास किया गया, उसमें वक्फ बोर्ड को ओवररीचिंग एंड मोर ड्रैकोनियन पावर्स दे दी गई टू द एविक्शन ऑफिसर टू डिमोलिश व्हाटएवर इट कंसीडर्ड वाज एन एनक्रोचमेंट ऑफ द वक्फ प्रॉपर्टी. The bill bade any Indian court to have jurisdiction to entertain any suit concerning the eviction of any person from any waqf property or demolition of any structure or fixture from any waqf. मतलब वक्फ वालों को लगा कब्जा है तो वो हटाएंगे और आप उनका कुछ नहीं कर सकते, किसी कोर्ट में उसके खिलाफ कोई सूट नहीं फाइल होगा. यह था 1995 का वक्फ एक्ट. इसी वक्फ एक्ट में संशोधन करने को पिछले साल 8 अगस्त 2024 को लोकसभा में वक्फ अमेंडमेंट बिल लाई भारत सरकार. मिनिस्टर इंचार्ज ने कहा कि भाई एक जेपीसी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बना लेते हैं कि भाई जिस पे बिल पे चर्चा हो जाएगी. साल भर चर्चा चली, 38 बार जेपीसी की मीटिंग हुई जो कुल मिला के 128 घंटे 10 मिनट चली. और फिर फाइनली जेपीसी ने फाइनल बिल का प्रपोजल बनाया जो अभी आएगा, पर उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुका है हमारे देश में. उसमें क्या क्या अमेंडमेंट्स हैं जो अभी ये बिल आ रहा है, जो प्रपोजल बना है. सबसे पहले तो वक्फ का नाम बदल दिया गया है. अब से वक्फ को वक्फ नहीं, यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट नाम से जाना जाएगा. इन शॉर्ट उम्मीद. भाईजान कह रहा है कि ये गलत है, वक्फ ही रहना चाहिए क्योंकि ये नाम बदल देने से जो इसका रिलीजियस और कल्चरल सिग्निफिकेंस था वो समाप्त हो रहा है. दूसरा, पहले 2 ही प्रकार के वक्फ होते थे इस देश में, शिया वक्फ और सुन्नी वक्फ. अब इसमें 2 और जोड़े जाएंगे, आगा खानी वक्फ और बोहरा वक्फ. भाईजान इस पे भी रो रहा है कि भाई इससे हमारे कौम में और फूट पड़ेगी और जातियों में केवल हिंदू बटे हैं, हम नहीं वाला भी इनका जो है वो झूठा हो जाएगा. इन्होंने वक्फ में कर रखा था कि कोई भी वक्फ कर सकता है, यानी नॉन मुस्लिम भी कर सकते हैं. मोदी ने इसमें गेम करवा दिया है. वक्फ जो है अब केवल मुस्लिम्स ही कर सकेंगे. यदि कोई नॉन मुस्लिम को खुजली हो रही है कि भाई मुझे भी करना है, तो भैया आप कन्वर्ट हो जाएं, 5 साल आप इस्लाम प्रैक्टिस करें, आप फिर कर सकेंगे. वक्फ एक्ट 1995 में था कि भाई कोई भी वक्फ कर सकता था, यानी नॉन मुस्लिम्स भी कर सकते थे. मोदी ने ये वाला उड़वा दिया, ये सेवा समाप्त. अब वक्फ केवल मुस्लिम्स ही कर सकेंगे, कोई नॉन मुस्लिम्स नहीं कर सकेगा. अगर करना चाहे तो कन्वर्ट हो जाए, 5 साल इस्लाम प्रैक्टिस करे, उसके बाद कर सकेगा. इसी वक्फ एक्ट 1995 में एक सबसे खतरनाक सेक्शंस में था वक्फ बाय यूजर वाला क्लॉज, यानी कब्जा है जी हमारा इस पार्क पे, तो इसीलिए वक्फ का पार्क हो गया. कोई कागज दिखाने की जरूरत नहीं है, जैसे मैंने आपको कर्नाटका वाला केस बताया था, है ना. मतलब रिटर्न में कोई प्रूफ नहीं है, पर नमाज हम पढ़ रहे हैं तो वक्फ बाय यूजर के तहत वक्फ माना जाए, है ना. और ऐसे ही इन्होंने गणेश चतुर्थी नहीं होने दी थी. ऐसे ही आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की 280 प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स पे भाईजान ने वक्फ बाय यूजर की हेल्प से कब्जा कर रखा है. जैसे कुतुब मीनार में नमाज पढ़ते हैं जुम्मे की, तो इसी आधार पर ये उसे वक्फ प्रॉपर्टी घोषित कर सकते हैं कि जी हम तो इसको नमाज के लिए यूज कर रहे थे, हम पे कागज नहीं है कुतुबुद्दीन ऐबक का कि उसने जी कब ये वक्फ किया था, पर हम यूज कर रहे थे तो हमारा हो गया. मोदी ने वो वक्फ बाय यूजर वाला जो ड्रैकोनियन क्लॉज था वो उड़वा दिया. मतलब नए वाले अमेंडमेंट में वो है ही नहीं, यानी वक्फ बाय यूजर का सिस्टम खत्म. ठीक. अच्छा, पहले वाले अमेंडमेंट में जो 1995 का था, उसके अकॉर्डिंग इनको कोई सिस्टमैटिक तरीके से रिकॉर्ड मेंटेन करने की जरूरत नहीं थी वक्फ वालों को. मोदी ने इस अमेंडमेंट में डिजिटल इंडिया घुसेड़ दिया है वक्फ में. सारे रिकॉर्ड्स इनको ऑनलाइन अपडेट करने पड़ेंगे, हर 6 महीने पे अपडेट करते रहो कि कौन सी प्रॉपर्टी वक्फ की है, कौन सी कितना कमवा रही है, ईटीसी सब कुछ ऑनलाइन मिलेगा. साथ ही इस वाले प्रपोज्ड बिल में कोई भी सरकारी प्रॉपर्टी जिस पे वक्फ का कब्जा है या वक्फ वाले अपनी बता रहे हैं उसको डिक्लेयर कर रखा है, वो कोई सी भी वक्फ की नहीं मानी जाएगी. नो मींस नो. वो सारी प्रॉपर्टी जो है वो सरकारी होगी. और ऐसे जितने भी केस हैं कि भाई सरकारी प्रॉपर्टी पे कब्जे के, उसकी सुनवाई किसी वक्फ ट्रिब्यूनल में नहीं होगी, कोई वक्फ तय नहीं करेगा. वो सब कलेक्टर जांच करेगा उसकी कि भाई वक्फ की है या सरकारी है. यानी इनका जो वो भी था कि वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ, इनका जो मोटो है मोदी ने उसका खतना कर दिया है. इस अमेंडमेंट से भारत सरकार ये बता रही है कि भाई अल्लाह जी से ऊपर भारत सरकार है. यही इससे साबित करना चाह रही है मोदी सरकार. जो पुराने वाला वक्फ एक्ट था उसमें बर्डन ऑफ प्रूफ जो था वो भी सामने वाले पे था. भाई अगर वक्फ ने कह दिया कि ये प्रॉपर्टी उनकी है तो अब आप उनको साबित करते रहे कि नहीं नहीं साहब ये आपकी नहीं, ये मेरी है. अब ऐसा नहीं है.
अब जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो वक्फ पे आ चुका है, यानी वक्फ वालों को सबूत देना पड़ेगा। जैसे अंग्रेजों ने 1912 में दिल्ली तहसील, बल्लभगढ़ तहसील और इसके आसपास के 126 गांव की कुल 451 किलोमीटर जमीन जो है वो मुआवजा देके नई राजधानी बनाने के लिए खरीद ली थी, यानी सरकारी भूमि है ये पूरा एरिया, ये दिल्ली में है। इसमें से कुछ भी वक्फ का नहीं होगा आपसे। साथ ही कांग्रेस ने जो जाते जाते 123 प्रॉपर्टीज वक्फ वालों को दे दी थी वो भी डीनोटिफाई होंगी, यानी वो भी छीनेंगी। इसके अलावा सेक्शन 3C के बाद सेक्शन 3D भी घुसेड़ दिया है। अब इस एक्ट के लागू होने के बाद से जितने भी प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स हैं या एरिया थे जो वक्फ के कब्जे में हैं वो वॉइड अब इंटियो हो जाएंगे, यानी वक्फ बोर्ड गेट आउट। और ये जो वक्फ की प्रॉपर्टी का सर्वे जो होता था ना, जो इनका सर्वे कमिश्नर करता था, अब वो नहीं करेगा, अब कलेक्टर साहब करेंगे जो सरकारी होंगे। और अब रिवेन्यू रिकॉर्ड्स देखे जाएंगे कि भैया ये जमीन है किसकी, उसके बाद तय होगा कि वक्फ की है या नहीं है, यानी फीलिंग्स वाला सिस्टम गया। बिल का क्लॉज 9 वक्फ एक्ट 1995 के सेक्शन 6 में अमेंडमेंट कर रहा है। ये जो बिल प्रपोज्ड है जो आने वाला है उसका जो क्लॉज 9 है वो वक्फ एक्ट 1995 के सेक्शन 6 में अमेंडमेंट कर रहा है। पर उससे पहले आप एक शायरी सुन लो। लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है। और इस दौर के फरियादी जाएं तो कहां जाएं, कानून तुम्हारा है, दरबार तुम्हारा है। जी, ये शायरी अगर किसी पे सबसे ज्यादा फिट बैठती थी तो वो वक्फ बोर्ड पे बैठती थी। पहले था कि भाई साल भर के अंदर एग्रीव्ड पर्सन को वक्फ ट्रिब्यूनल में जाना पड़ता था। मोदी ने इसे बदल के पहले 1 साल को 2 साल कर दिया है। खैर, इसमें यह भी प्रोविजन डाल दिया कि आप 2 साल के बाद भी जा सकते हैं, पर आपके पास डिले का वैलिड रीजन होना चाहिए। अब वो डिले का वैलिड रीजन क्या है वो स्पेसिफाइड नहीं है, तो वो तो भाई कुछ भी हो सकता है। दूसरा, भाई पहले वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला ही फाइनल होता था, अब ऐसा नहीं होगा। जो एग्रीव्ड पर्सन है वो अगर वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले से संतुष्ट नहीं है तो भैया वो हाई कोर्ट के दरवाजे आपके लिए खुले हुए हैं इस एक्ट के पास होने के बाद से। यही नहीं, जो वक्फ ट्रिब्यूनल होता है उसमें सब भाईजान ही होते हैं। ये वाली लग्जरी सुविधा जो थी वक्फ ट्रिब्यूनल के पास, वो सेवा भी अब समाप्त कर दी गई है। अब वक्फ बोर्ड की कुल 22 जनों की काउंसिल में 10 मुस्लिम्स होंगे, 2 मैंडेटरी नॉन मुस्लिम्स होंगे, बाकी बचे 10 का रिलीजन स्पेसिफाइड नहीं है, यानी 10 मुस्लिम्स और 12 नॉन मुस्लिम्स भी हो सकते हैं। यह व्यवस्था भी मोदी ने दे दी है इस वाले एक्ट में। और क्या जान लोगे मोदी की? अगर अब भी वाह मोदी जी वाह नहीं बोला तो मतलब फिर तो भाई क्या ही कहें। और ये जो नॉन मुस्लिम्स इंक्लूड करने का रीजन क्या दिया है भारत सरकार ने, वही बाबा साहेब ने जो संविधान बनाया था उसके आर्टिकल 14, 15 और 26 का उल्लंघन हो रहा था इससे पहले। तो जी हम तो संविधान को ही लागू कर रहे हैं। ऐसे ही जो पहले वक्फ बोर्ड का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता था यानी सीईओ, वो भी केवल भाईजान हो सकता था। अब वक्फ का सीईओ जो है वो नॉन मुस्लिम भी हो सकता है। सेक्शन 40 याद है आपको? सबसे ड्रैकोनियन सेक्शंस में से एक था, फीलिंग्स फैक्ट्स वाला, कि अगर बिलीव भी करते हैं कि ये जगह वक्फ की है तो वक्फ की हो गई। वो वाला भी सेक्शन उड़ा दिया गया है नए वाले में, ओमिटेड, मतलब अब ऐसा नहीं कर पाएंगे। साथ ही सेक्शन 107, 108, 108A याद है आपको? वक्फ एक्ट 1995 का, जो मैंने आपको बताया था कि लिमिटेशन एक्ट 1963 जो है वक्फ प्रॉपर्टी पे लागू नहीं होगा। भाईजान कभी भी मतलब कितनी भी पुरानी प्रॉपर्टी को वक्फ क्लेम कर सकता था। जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई जिस भाईजान का पूरा दीन ही कुल जमा 1400 साल पुराना है, वो 1500 साल पुराने मंदिर को वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दे रहा था, क्योंकि इस पे लिमिटेशन एक्ट 1963 नहीं लग रहा था। अब भाईजान जो है ये वाली एब्सर्डिटी नहीं कर पाएगा, क्योंकि मोदी सरकार ने ये तीनों सेक्शन भी उड़ा दिए हैं, गो वेंट गॉन। ये जो बिल आया है, जो मतलब ये जो पूरी जेपीसी की रिपोर्ट है 944 पन्ने की, ये मैंने पूरी पढ़ी है। ठीक है जी, तो ये सब जो चेंजेस हैं, ये जो जेपीसी की कमेटी बनी थी, जो ये पूरी पार्लियामेंट्री कमेटी, उसने ये प्रपोज किए हैं जो बिल अब संसद में लाया जाएगा, है ना। अब आप मुझे ये बताइए कि ये जितने भी चेंजेस जेपीसी ने प्रपोज किए हैं, क्या ये वही सब नहीं है ऑब्जेक्शनेबल सेक्शन जिसके खिलाफ रंगा सर और जैन साहब और हम सब बोल रहे थे? मैंने रंगा सर की किताब पढ़ी है, वक्फ वाला चैप्टर भी पढ़ा है, पूरा पढ़ा है, अंडरलाइन करके पढ़ा है। साथ ही जैन साहब ने जो 1.25 घंटे का पीपीटी प्रेजेंट किया था वक्फ एक्ट 1995 पे, वो भी मैंने पूरा देखा है। उसमें जो जो ऑब्जेक्शंस रेज की गई थी मेजरली, वही सब तो इस वाले में मोदी ने किया है।
कि भाई अब तक तो जो हो गया सो हो गया, अब आगे नहीं। इस एक्ट के पास होने के बाद वक्फ वालों की धोखाधड़ी बंद होगी या नहीं होगी? मुझे ऐसा लगता है कि भाई इस एक्ट से एक प्रकार का फुल स्टॉप ऑन द फर्दर फॉर्जरी ऑफ वक्फ बोर्ड तो कर ही दिया है मोदी ने कम से कम। भाई मैं कह रहा हूं 2024 से पहले वक्फ को जो करना था उसने वो कर लिया था, आगे ना कर सके ये तो मेक श्योर कर दिया है मोदी ने इसमें। ये जो सब ओमिट किए हैं, अमेंड किए हैं, जिन क्लॉजेस का खतना किया है, यही सब तो ड्रैकोनियन सेक्शंस थे। भाई मुझे लगता है कि इस एक्ट से मोदी ने 30% नहीं, 30 + 30 + जीएसटी यानी 60% प्लस उस पर जीएसटी जोड़ लो 18%, इतना परसेंट तो समस्याएं जो वक्फ इस वाले एक्ट को लाके निपटा दी हैं वक्फ की। चलो आप मेरी बात मत मानो, असदुद्दीन ओवैसी साहब की तो मानोगे। भाई रमजान के महीने में वो बंदा भाषण देता फिर रहा है, मतलब सूखे गले से, सोचो बिना पानी पिए वो भाषण कैसे दे रहे होंगे इस वक्फ एक्ट के खिलाफ। उसने इस जेपीसी वाली रिपोर्ट के खिलाफ 5 बीघे का नोट ऑफ डिसेंट लिखा है, ये भी जेपीसी में था, मेंबर था वो। पूरी इसका जो डिसेंट वाला वो है नोट, वो मैंने पढ़ा, उसमें वो 42 क्लॉजेस बता रहा नए वाले एक्ट के कि भैया इनको रिजेक्ट करो, ये खराब है, ये वक्फ के खिलाफ हैं। यानी ये जो मोदी सरकार इस वक्फ एक्ट को ला रही है, इसके लागू होने के बाद, जैसे हमें 1995 वाले के 20-22 क्लॉजेस से समस्या थी ना, वो वैसी को इस नए वाले के लागू होने से 42 क्लॉजेस से समस्या है। इसके अलावा जो अलग अलग स्टेट के जो वक्फ बोर्ड्स जो हैं वो अपना बुर्का फाड़ के चिल्ला रहे थे जेपीसी की मीटिंग में, वो आप पढ़ेंगे तो वो आपको एक अलग आनंद देगा, एक अलग सुख देगा। मेरे लिए तो यही लिटमस टेस्ट है। पूरे भारत में भाईजान काली पट्टी पहन के रो रहा है ना, आंदोलन करने का माहौल बना रहा है ना, शाहीन बाग टाइप करने की धमकी दे रहा है ना, कह रहा है ना कि भाई संविधान को औकात बता देंगे। इतना सब यूं ही तो नहीं कह रहा। क्यों? भाईजान की समझदारी पे मुझे कोई संशय नहीं है। उसको पता है कि वो जो सब बयान दे रहा है, इससे जो थोड़े बहुत और जो हिंदू जिनको सेकुलरिज्म का कीड़ा काट जाता है वो देख लेंगे, उनकी आंखें खुल जाएंगी। फिर भी वो कर रहा है, इसका मतलब उसको दर्द है। मोदी ने जो उसके पिछवाड़े पे जीपीएल दी है उसको साफ साफ दिख रही है, उसको दर्द उठ रहा है। जब हम सबने सुना था ना कि ये मोदी जी ईद के उस पे सौगाते मोदी की किट दे रहे हैं, तो मैंने पूरा गाली वाला ट्वीट लिख लिया था। फिर अचानक से ये जेपीसी और ये वक्फ वाला पता नहीं मेरे दिमाग में आया, तो मैंने कहा एक बार ये भी देख लूं। मैंने 1923 वाला वक्फ एक्ट पढ़ा, 1954 वाला पढ़ा, 1995 वाला पढ़ा, और जो ये 944 पन्ने की रिपोर्ट है जेपीसी की, ये पूरी पढ़ी, अंडरलाइन करके पढ़ी। तो मुझे समझ में आया कि नरेंद्र मोदी जो है वो क्लास के उस शैतान बच्चे की तरह है जो वो देख कबूतर कह के गुद्दी पर एप्टा मार के भग जाता था। कम मैं कह रहा हूं, ज्यादा समझो। बाकी जितना हैवी डॉक्यूमेंट वक्फ एक्ट 1995 था, मतलब एक बार को तो भाई सैल्यूट है उन भाईजानों को, मतलब जिन्होंने ये एक्ट पूरा ये बनवाया होगा ना। मतलब आप सोचो 50 पन्ने में उसने पूरी दुनिया ही तो मांग ली थी एक पैरेलल, और सब संवैधानिक तरीके से चल रहा था, संसद से पास करवा लिया था, एक्ट बन चुका था, सब कानून था। वो ऐसा 50 पन्नों में हिंदुओं के लिए कोई डॉक्यूमेंट बनाने वाला ना मुझे नहीं मिला है।